हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको मेरे इस यूट्यूब चैनल मैथ्स मूवी पर। और फ्रेंड्स, मैं सबसे पहले आपको ये बता दूं कि आज हम उपस्थित हुए हैं 10वीं बोर्ड के विषय भौतिकी के अध्याय ऊर्जा के स्रोत को लेकर, अर्थात सोर्स ऑफ एनर्जी चैप्टर को लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। फ्रेंड्स, ये पूरे फैक्ट्स बिंदुवार और क्रम से लिया गया है, जिसको मैं बिंदुवार एक एक करके समझाऊंगा, बताऊंगा। और यह एनसीईआरटी बुक पर आधारित है। यह आपको गागर में सागर भरने के जैसा होगा। अगर आप इस वीडियो को एक दो बार अच्छे से देख लेते हैं तो आपको जो आगामी होने वाली है मैट्रिक एग्जामिनेशन, उसमें अच्छे से अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, पहले का जो भी वीडियो फिजिक्स का डाला हुआ है, अब नहीं देखे होंगे तो एक बार ज़रूर देख लेंगे, क्योंकि उसमें प्रकाश का प्रवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, या फिर विद्युत चैप्टर से, या फिर विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, सारे चैप्टर से बनाए गए हैं। और मैथ्स के भी सभी चैप्टर से, जो कि एनसीईआरटी पर आधारित है, चैप्टर से बना करके डाल दिया गया है। तो आप एक बार ज़रूर देखें और एग्जामिनेशन में इसका उपयोग करके अच्छे मार्क्स प्राप्त करने में लाभ उठाएं। फ्रेंड्स, अभी दुर्गोत्सव चल रहा है, जिसमें आज यह पर्व के क्रम में नवमी पड़ता है, नवमी तिथि पड़ता है। तो इस दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। और माँ दुर्गा, जो कि शक्ति की उपासना लोग करते हैं शक्ति प्राप्त करने के लिए, तो विद्यार्थियों को बस यही शक्ति की आराधना करना चाहिए कि जीवन में बुराई छोड़कर अच्छाई करें और अच्छा से अच्छा मेहनत करके इंसान बने, ज्ञान प्राप्त करें और अपना नाम चारों तरफ फैलाएं। फ्रेंड्स, अब हम सीधे इस टॉपिक पर आते हैं। तो यहाँ पर आपको, जैसा कि पहले भी मैंने बताया, यह अध्याय होगा ऊर्जा के स्रोत, सोर्स ऑफ एनर्जी, जिसको हम यहाँ बिंदुवार देखेंगे। तो मुख्य बिंदु की चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स इसमें है कि कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। यह आप नवीं वर्ग में भी पढ़े होंगे। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। सूर्य ऊर्जा का अंततः स्रोत है। सूर्य जो है पूरे आपको पृथ्वी पर कहिए ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है। अगले बिंदु पर देखते हैं, हम जिन विशिष्ट स्रोतों से ऊर्जा का उपयोग कर सकते हैं, ऊर्जा का स्रोत कहते हैं। एक बार फिर से, हम जिन विशिष्ट स्रोतों से ऊर्जा का उपयोग कर सकते हैं, उन्हें हम ऊर्जा का स्रोत कहते हैं। ऊर्जा का उत्तम स्रोत वह होता है जो प्रति इकाई अथवा प्रति इकाई द्रव्यमान अधिक कार्य करता है। ठीक है, जितना सबसे ज़्यादा ऊर्जा का स्रोत अच्छा माना जाएगा जो कि प्रति इकाई आयतन या फिर प्रति इकाई द्रव्यमान अधिक कार्य करता होगा। अगला बिंदु देखेंगे, ऐसे पदार्थ जो दहन के पश्चात ऊष्मा उत्पन्न करती हो ईंधन कहलाती है। ऐसे कहने का मतलब पूछा जाएगा कि ईंधन क्या है, ईंधन किसे कहते हैं, तो आपका जवाब होना चाहिए कि ऐसे पदार्थ जो दहन के पश्चात, दहन मतलब क्या, जलने के दौरान ऊष्मा उत्पन्न करती है, ऊष्मा मतलब गर्मी उत्पन्न करती है, तो ईंधन कहलाती है। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे पॉइंट, ऊर्जा की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ऊर्जा के नए स्रोतों को खोजने की आवश्यकता है, क्योंकि जीवाश्म ईंधन का मतलब लकड़ी, कोयला, पेट्रोलियम जैसे जो परंपरागत स्रोत हैं, शीघ्र ही समाप्त होने का खतरा बना हुआ है। अब जाहिर सी बात है कि पृथ्वी पर, जो पृथ्वी के अंदर आपको कोयला पाया जाता है, पेट्रोलियम पाया जाता है, या फिर जंगल से हम जो लकड़ी प्राप्त करते हैं, तो ये तो सीमित संसाधन है, एक न एक दिन इसे समाप्त होना है। तब हमें जो ऊर्जा के लिए स्रोत की आवश्यकता पड़ेगा, वह कहाँ से हम लाएंगे, फिर कैसे हम दैनिक जीवन में यूज कर सकेंगे। इसके लिए क्या करने की ज़रूरत है, तो हमें नए परंपरागत स्रोतों को शीघ्र ही खोजने की ज़रूरत है, क्योंकि यह सारे जो प्रकृति द्वारा प्रदत्त हैं, यह कुछ दिन में समाप्त हो सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं, सौर ऊर्जा का चुनाव निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करता है। ऊर्जा स्रोत का चुनाव, सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, ऊर्जा स्रोत का चुनाव निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करता है। मतलब
इसके लिए कौन कौन सा चीज़ ज़रूरी होते हैं? तो एक नंबर में तो होता है कि स्रोत से ऊर्जा का निष्कर्षण की सुगमता होना चाहिए। जिस स्रोत से हम ऊर्जा प्राप्त करते हैं उसके निष्कर्षण को सुगमता से प्राप्त हो जाना चाहिए। दूसरा, कीमत या लागत उसका कम होना चाहिए। तीसरा, उपलब्ध प्रौद्योगिकी की क्षमता, हम जिस स्रोत से ऊर्जा प्राप्त करेंगे वो प्राप्त करने के लिए हमारे पास टेक्नोलॉजी या फिर कंपनी जो कहिए पहले से उपलब्ध होनी चाहिए, वो प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजी, तभी हम कर पाएंगे। और चौथा, स्रोत के उपयोग का पर्यावरण पर प्रभाव, जैसे हम जो ऊर्जा प्राप्त करने के जिस स्रोत का इस्तेमाल करते हैं वह पर्यावरण के नुकसानदेह नहीं होना चाहिए या फिर कम से कम नुकसान पहुंचाए, ऐसे स्रोत की तलाश करनी चाहिए। इन सारी बातों पर ऊर्जा स्रोत का हम जब चुनाव करेंगे तो इसका ख्याल रखेंगे या इन बातों पर निर्भर करता है। आगे चलते हैं, हम लोग देखते हैं कि आखिर जीवाश्म ईंधन क्या है, जिसकी चर्चा हम लोगों ने अभी किया था। तो अब फ्रेंड्स, जीवाश्म ईंधन क्या है, देखिए इस बिंदु के माध्यम से हम आपको समझाएंगे पॉइंट वाइज। करोड़ों वर्षों तक पृथ्वी की सतह में, क्या, करोड़ों वर्षों तक पृथ्वी की सतह में दबे हुए पौधों और पशुओं के अवशेषों द्वारा जीवाश्म ईंधन अर्थात फॉसिल फ्यूल बने हैं। यह ऊर्जा के अनवीकरणीय स्रोत हैं। कहने का मतलब बहुत लंबे समय तक पृथ्वी के अंदर जो दबे हुए हैं कौन कौन सा चीज़, तो पौधे हो गए या फिर पशुओं के अवशेष, वह क्या होता है, जीवाश्म ईंधन के रूप में हमें प्राप्त होता है, फॉसिल फ्यूल के रूप में। लेकिन यह क्या है, अनवीकरणीय स्रोत है। अनवीकरणीय का मतलब हो गया कि जब एक बार इसका इस्तेमाल कर लेंगे तो फिर दोबारा इसका हम यूज़ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यह नष्ट हो जाता है। तो इसीलिए हमें दूसरे जो हैं ऊर्जा के स्रोत उसको तलाश करने की ज़रूरत है। अनवीकरणीय के स्रोत अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत का मतलब उसे पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता है। ठीक है, आगे चलते हैं। ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत कौन कौन से हैं, तो सौर ऊर्जा, दूसरा सौर ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, तरंग ऊर्जा, या तीसरा भू ऊष्मीय ऊर्जा या नाभिकीय ऊर्जा। एक बार फिर से देख लें कौन कौन से गैर परंपरागत स्रोत हैं। तो सौर ऊर्जा हो गया, सौर ऊर्जा से आपको ज्वारीय ऊर्जा या फिर सागर ऊर्जा से ज्वारीय ऊर्जा, तरंग ऊर्जा, भू ऊष्मीय ऊर्जा और नाभिकीय ऊर्जा, ये सब जो ऊर्जा हैं परंपरागत के मतलब ट्रेडिशनल लोग पहले से प्राप्त करते आए हैं, उसका उपयोग करते आए हैं, और यह नई किस्म का ऊर्जा हो गया जो कि गैर परंपरागत ऊर्जा होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि जो ऊर्जा के परंपरागत स्रोत हैं वह कौन कौन से होंगे। तो जीवाश्म ईंधन हो गया, जल शक्ति संयंत्र हो गया और पवन ऊर्जा। यह तीनों प्रकार के जो ऊर्जा के स्रोत देख रहे हैं यह हम लोग करते आ रहे हैं, जीवाश्म ईंधन का भी, जल शक्ति ईंधन का भी और पवन ऊर्जा का भी। अब आगे देखते हैं। तापीय शक्ति संयंत्र में ऊष्मा उत्पन्न करने के लिए ईंधन को जलाया जाता है तथा ऊष्मीय वाष्प से टरबाइन चलाकर विद्युत चुंबकीय प्रेरण से विद्युत ऊर्जा बदल जाती है। एक बार फिर से देख लीजिए कि हम लोग तापीय शक्ति में किस प्रकार विद्युत का उत्पादन करते हैं। तो तापीय शक्ति में क्या किया जाता है, संयंत्र में ऊष्मा उत्पन्न करने के लिए अर्थात गर्मी प्राप्त करने के लिए ईंधन को पहले जलाया जाता है तथा ऊष्मीय वाष्प से टरबाइन चलाया जाता है, जिससे क्या होता है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण से विद्युत ऊर्जा में बदल जाती है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। जल शक्ति संयंत्र गिरते हुए पानी का स्थितिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में बदलकर टरबाइन चलाकर विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। इसमें भी टरबाइन से ही हम लोग विद्युत ऊर्जा बनाते हैं, लेकिन अंतर क्या है कि जल शक्ति जो होता है संयंत्र वह पानी नीचे गिरता है, नीचे गिरने के कारण चूंकि अस्थायी पानी ऊपर है ऊंचा पर तो स्थितिज ऊर्जा होगा, जब ऊपर से गिरेगा टरबाइन पर तो वह चलने लगेगा तो गतिज ऊर्जा में बदल देगा उसको, और फिर क्या होगा तो उसको चला करके जब टरबाइन चलेगा तो उससे विद्युत ऊर्जा उत्पन्न हो जाएगा, और इस तरह से हम ऊर्जा की आवश्यकता को पूर्ति करते हैं। तीसरा, ये अगले पॉइंट, जीव द्रव्यमान पवन महासागरीय तापीय ऊर्जा आदि अनेक ऊर्जा स्रोत अपनी ऊर्जा अंततः सूर्य से प्राप्त करते हैं।
देखिए जीव द्रव्यमान, पवन, महासागरीय तापीय ऊर्जा आदि अनेक ऊर्जा स्रोत जो है, इन सब को ऊर्जा आखिर आता कहाँ से है? तो सारे के सारे ऊर्जा सूर्य से ही प्राप्त होते हैं, क्योंकि व्यक्ति के लिए, जीवन के लिए, पेड़ पौधों के लिए ऊर्जा का अंततः स्रोत, सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है? तो वह सूर्य ही होता है। आगे पॉइंट में यहाँ पर देखते हैं कि सोलर कुकर में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। सोलर कुकर कहने का अर्थ है कि वैसा कुकर जिसमें हमें ऊर्जा के लिए सूर्य पर निर्भर होना पड़ता है। डायरेक्ट सनलाइट उस पर पड़ता है और उसमें अवतल दर्पण लगा रहता है, जिस कारण अंदर में जो खाद्य पदार्थ होते हैं वो वाष्प रूप में परिवर्तित करता है, अर्थात उसमें गर्मी उत्पन्न होता है और वह क्या करता है कि उसमें जो भी खाना होता है वो आसानी से पक जाता है। जैसे कि मैंने सिंपल कुकर हम लोग जो देखते हैं वह क्या होता है कि या फिर गैस चूल्हा आप देखे होंगे, स्टोव देखे होंगे, उस पर रखा जाता है और तब वह क्या होता है कि उस पर खाना बनता है। लेकिन सोलर कुकर जो होता है डायरेक्ट रूप से आप सूरज के प्रकाश में रख देंगे तो वह सूर्य के प्रकाश की गर्मी से ही आपका खाना बन जाएगा। तो यह सोलर कुकर हो गया। प्रश्न पूछता है परीक्षा में कि सोलर कुकर में कौन से दर्पण का इस्तेमाल होता है? तो अवतल दर्पण का। बिल्कुल याद रख लेंगे, सोलर कुकर में अवतल दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है। आगे देखिए, सौर सेल बनाने के लिए अर्धचालक सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपसे क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो हम सौर सेल बनाते हैं, मतलब सोलर प्लेट कहिए, तो उसके लिए कौन से अर्धचालक की ज़रूरत पड़ेगा? तो आपको सिलिकॉन। जवाब होगा सौर सेल बनाने के लिए अर्धचालक के रूप में हम लोग सिलिकॉन का इस्तेमाल करते हैं। और आगे पॉइंट देखिए, बायोगैस का मुख्य अवयव मेथन होता है, जिसकी उपस्थिति लगभग 75% होती है। आप कहिए कि इसके अलावे भी और से तत्व उसमें शामिल होते हैं, जैसे हाइड्रोजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, कार्बन हो गया, लेकिन यह जो मुख्य उसके अवयव होते हैं वे मीथेन ही होते हैं। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि बायोगैस का मुख्य अवयव मीथेन है, जिसकी उपस्थिति लगभग 75% होती है। आगे चलिए, अब नवीकरणीय स्रोत और अनवीकरणीय स्रोत के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं, जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ज़रूरी है, यह हर बार पूछते रहता है। अनवीकरणीय स्रोत क्या है? तो वैसे स्रोत जिसकी आपूर्ति सीमित हो, मतलब सीमित मात्रा में हो तथा समाप्त होने की आशंका हो। जाहिर सी बात है कि जब सीमित मात्रा में है तो वह समाप्त भी होगा, और उसे अनवीकरणीय स्रोत कहलाते हैं, जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। एक बार फिर से सुन लीजिए, अनवीकरणीय स्रोत वैसे स्रोत जिसकी आपूर्ति सीमित हो तथा समाप्त होने की संभावना हो, अनवीकरणीय स्रोत कहलाते हैं, जैसे कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस। फ्रेंड्स, ये सब जो प्रकृति द्वारा प्रदत्त हैं, हमें मिला है, तो कोयला सीमित है, कुछ दिन के बाद कोयला निकालते रहेंगे, समाप्त हो जाएगा। पेट्रोलियम भी सीमित है, क्योंकि पृथ्वी के अंदर से हम निकाल रहे, एक दिन ऐसा है पूरा समाप्त हो जाएगा। उसी तरह प्राकृतिक गैस का भी है। तो इस तरह के जितने भी ऊर्जा स्रोत हैं, इनको हम लोग अनवीकरणीय स्रोत कहेंगे। ठीक है, अब आगे चलते हैं। नवीकरणीय स्रोत क्या हो? वैसे स्रोत जिनकी आपूर्ति सीमित नहीं हो, जो हमारे द्वारा उत्पन्न किए जा सकते हैं, उसे नवीकरणीय स्रोत कहलाते हैं। जैसे सौर ऊर्जा, यह जल्दी समाप्त होने वाला नहीं है। पवन ऊर्जा, ये भी चलते रहेगा। और सूर्य ऊर्जा का इस्तेमाल करके, जैसे हम लोग सोलर कुकर का इस्तेमाल करके या सौर प्लेट का इस्तेमाल करके ऊर्जा हमें प्राप्त करते हैं, घरों में बिजली बल्ब जलाते हैं या फिर खाना पकाने में सोलर कुकर का प्रयोग करते हैं। इस तरह से बहता हुआ पानी आदि, इस तरह के जो स्रोत हैं इसे नवीकरणीय स्रोत कहते हैं, जो जल्दी समाप्त होने वाले नहीं हैं और फिर से दोबारा यूज करके उसको हम ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स आ रहा है, नाभिकीय संलयन। यह बहुत ज़रूरी है जानना आपके लिए, और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़रूरी जानना है। चलिए देखते हैं हम लोग कि यह क्या है। तो फ्रेंड्स, नाभिकीय संलयन जो है वह आपको क्या होता है, तो इसमें दो हल्के नाभिक परस्पर संलयित होकर एक भारी नाभिक का निर्माण करते हैं,
और उपयोग इसका किस में होता है, तो सौर ऊर्जा का मुख्य स्रोत है यह। देखिए मुख्य रूप से ये है का सूर्य से हमें जो सदियों से ऊर्जा और प्रकाश प्राप्त होते आ रहा है। आखिर इसमें क्या होता है, तो दो जो होते हैं हाइड्रोजन के हल्के परमाणु यह जुड़ करके और हीलियम परमाणु के निर्माण करते हैं, जो कि एक भारी होता है। दो हल्के परमाणु जुड़ करके एक भारी परमाणु का निर्माण करते हैं। और इस क्रम में क्या होता है फ्रेंड्स कि बहुत भारी मात्रा में सौर ऊर्जा और हमें प्रकाश की प्राप्ति होती है। बहुत भारी मात्रा में ऊष्मा और प्रकाश की प्राप्ति होती है। इस तरह से सदियों से सूर्य जलते आ रहा है। तो यही इसमें है, कहा पूछा भी जाता है प्रश्न कि सूर्य में कौन सा संलयन अभिक्रिया होता है, कौन सा अभिक्रिया होता है, तो आपका जवाब होगा संलयन अभिक्रिया। ठीक है, तो दो हल्के नाभिक परस्पर संलयित होकर क्या होते हैं, एक भारी नाभिक का निर्माण करते हैं, जिससे हमें सौर ऊर्जा मुख्य रूप से प्राप्त होता है। अब नाभिकीय विखंडन देख लीजिए। इसमें क्या होता है, तो एक भारी नाभिक टूटकर दो हल्के नाभिकों में प्रवर्तित हो जाते हैं। और इसका उपयोग हम किस में करते हैं, तो परमाणु बम बनाने में करते हैं। इसमें क्या होता है कि एक भारी नाभिक जो होगा वह टूटेगा और टूट करके दो हल्के हल्के नाभिकों में बदलेगा। इस पर क्या होता है कि भारी जो नाभिक होता है उस पर मंद वेग वाले न्यूट्रॉन से हम टक्कर कराते हैं तो वह टूट जाता है और अनियंत्रित तरीके से वह विखंडित होता है, जिसको क्या करते हैं हम लोग, जो थी होता है आपका इसका फैक्ट्री, उसमें नियंत्रित तरीके से, जैसे आपका बोरान के छड़ का इस्तेमाल करके हम लोग नियंत्रित उसका श्रृंखला अभिक्रिया कराते हैं। और इसमें भारी मात्रा में जो क्या होता है कि आपको ऊष्मा और प्रकाश भी उत्पन्न होता है, जो कि मानवता के लिए खतरनाक है। ठीक है, तो अनियंत्रित जब विखंडन होगा तो नाभिकीय विखंडन में इसका हम लोग इस्तेमाल करेंगे, कहेंगे। और जो संलयन अभिक्रिया है इसमें क्या होगा कि दो हल्के नाभिक जुड़ करके एक भारी नाभिक का निर्माण करते हैं। और नाभिकीय विखंडन में एक भारी नाभिक टूट करके दो हल्के नाभिकों में परिवर्तित होते हैं और इसमें भी भारी मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न होता है, प्रकाश उत्पन्न होता है। और इस तरह से यह परमाणु बम के इस्तेमाल में इसका प्रयोग किया जाता है। आप लोग जानते हैं हिरोशिमा और नागासाकी, जो कि जापान के शहर था, उस पर परमाणु बम गिराया गया था, जो लाखों आदमी मारे गए थे। और उसके रेडिएशन का प्रभाव अभी तक वहाँ के जनमानस पर पड़ता है। तो यह बड़ा ही विनाशकारी है। भविष्य में ऐसा ना हो, हमें कामना करना चाहिए। तो आज के वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स। अगर ये जानकारी आपको अच्छा लगा होगा, इससे कुछ फ़ायदा हुआ होगा, तो निश्चित रूप से आप लाइक कर दें, कमेंट करके बताएं और मुख्य रूप से सब्सक्राइब तो आप कर ही लेंगे और आप इसे शेयर भी कर देंगे। और अंत में मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ इसमें, तो आज फिर एक प्रश्न पूछ रहा हूँ कि आपको बताना है कमेंट करके कि सोलर कुकर में किस दर्पण का उपयोग करते हैं। सोलर कुकर में हम लोग किस दर्पण का उपयोग करेंगे, तो कमेंट करके फट से बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद आप मुझसे जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच।